चलिए एक केस से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क नाम के एक व्यक्ति पर ख की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप है। एक बहुत ही गंभीर इल्जाम। लेकिन अदालत इस मामले की सच्चाई तक पहुंचेगी कैसे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे केस में अदालत किन किन चीजों को सबूत मान सकती है। क्या सिर्फ वो आखिरी पल, वो पिटाई ही मायने रखती है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे सबूतों की उस चेन को जिसे कानून की भाषा में एक ही समव्यवहार या सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा कहा जाता है। तो चलिए इस जुड़ाव या कनेक्शन के सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कोई भी घटना ना हवा में नहीं होती। उसके ठीक पहले, उस दौरान और उसके ठीक बाद में भी बहुत कुछ होता है। तो सवाल ये है कि इनमें से क्या क्या कानूनी तौर पर अहमियत रखता है, और इसका जवाब हमें मिलता है कानून में ही, खासकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 में। ये धारा कहती है कि वो फैक्ट्स जो भले ही सीधे तौर पर मेन मुद्दा न हो, लेकिन घटना से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही लेन देन या कहें एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो भी रेलेवेंट है। मतलब उन्हें भी सबूत माना जाएगा। इसी को कहते हैं एक ही समव्यवहार का नियम। ये एक तरह से वो कानूनी चाबी है जो कोर्ट को पूरी तस्वीर, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करती है, ताकि कोई भी फैसला सिर्फ एक अधूरी जानकारी के आधार पर न हो। तो आखिर ये एक ही समव्यवहार है क्या भला? आसान भाषा में समझे तो ये घटनाओं की एक ऐसी चेन है जो टाइम, जगह या मकसद के हिसाब से एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती है कि कानून उन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही लगातार चलने वाली कार्यवाही की तरह दिखता है। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इस नियम को अपने शुरुआती हत्या वाले केस पर लागू करते हैं। कोर्ट के लिए सिर्फ पिटाई की घटनाएं जरूरी नहीं है, बल्कि उस दौरान आरोपी ने क्या कहा, पीड़ित ने क्या कहा, वहां खड़े लोगों ने क्या कहा, और तो और घटना से ठीक पहले और ठीक बाद में क्या हुआ, ये सब कुछ रेलेवेंट सबूत बन जाता है। पर ये नियम सिर्फ हत्या जैसे संगीन मामलों तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली खूबसूरती तो इसकी वर्सेटाइलिटी में है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे अलग अलग सिचुएशंस में काम करता है, एक मर्डर से लेकर एक मामूली सी चिट्ठी तक। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी पर सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है, तो उस विद्रोह से जुड़ी सारी घटनाएं, जैसे कहीं प्रॉपर्टी तोड़ना या जेल पर हमला करना, ये सब एक ही कहानी का हिस्सा मानी जाएंगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी हर घटना के समय वहां था या नहीं, वो सब एक ही मकसद से जुड़ी कड़ियां हैं। अब एक और केस देखते हैं। मान लीजिए मामला है एक चिट्ठी में की गई मानहानि का। तो कोर्ट सिर्फ उस एक अपमानजनक चिट्ठी को नहीं देखेगा, बल्कि उस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच हुई पूरी बातचीत, पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस को देखेगा, क्योंकि सही मतलब और इरादा तो तभी समझ आएगा ना। और ये वाला उदाहरण तो इससे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, सवाल ये है कि क्या क को कोई सामान मिला और वो सामान कई लोगों के हाथों से गुजरकर उस तक पहुंचा, तो हर एक हैंडओवर उस पूरी चेन की एक जरूरी कड़ी है। एक भी कड़ी गायब हुई तो कहानी अधूरी रह जाएगी। तो अब तक हमने जो भी समझा, उससे एक सवाल मन में आता है, आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। ये इसलिए है ताकि न्याय के सामने एक पूरी और सच्ची तस्वीर आ सके। इन सारे उदाहरणों को जब हम एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो पैटर्न एकदम साफ है। चाहे वो मर्डर हो, जंग हो, मानहानि हो या फिर किसी सामान की डिलीवरी, मूल सिद्धांत एक ही रहता है। मुद्दे से जुड़ी हर कड़ी रेलेवेंट है ताकि सच सामने आ सके। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये नियम पक्का करता है कि अदालत किसी घटना का सिर्फ एक टुकड़ा या एक स्नैपशॉट न देखे, बल्कि पूरी फिल्म, पूरी कहानी को समझे। और यही तो निष्पक्ष न्याय की सबसे बड़ी मांग है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट ही इंसाफ की चाबी है, तो फिर अदालत ये कैसे तय करती है कि कोई ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म? इसकी हदें क्या हैं? सोचिएगा ज़रूर।